हो सकता है कि सीएम के कुर्सी तक स्मृति ईरानी को बीजेपी पहुंचा सकती है। बीजेपी के पीछे एक सबसे बड़ी संस्थान, एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वो आरएसएस है ना। आरएसएस से हर एक राज्य में जाकर बीजेपी के लिए मतलब कि डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिल करके बीजेपी को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। बीजेपी के नेता लोगों से मिलते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाते थे और बोलते थे कि अब यह सरकार जो है भ्रष्टाचार की सरकार बन गई है, इसलिए अब इस सरकार को हटाने का काम करना है। बीजेपी ने लगातार 2-3 चीजों को लेकर के केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। एक तो अरविंद केजरीवाल का लगातार कहा जा रहा था कि जो सरकारी आवास में जिसमें रहते थे उस आवास को बनाने में शीश महल करार दे दिया था बीजेपी ने। उस शीश महल को बनाने में करोड़ रुपए का मतलब कि सरकारी फंड से लेकर के और उसको निर्माण कराने में आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी कि केजरीवाल ने सीधे तौर पर पानी की तरफ पैसा बहाने का काम किया। तो झुग्गी बस्ती थे, वहां पर लगातार गंदी पानी की सप्लाई हो रही थी, पीने लायक पानी नहीं थी, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी मुद्दा बनाने का काम करती रही और लोगों को बताती रही कि हमारी सरकार यदि आती है, आप लोग यदि सरकार में आने का मौका देते हैं तो जो गंदी पानी केजरीवाल पिलाने का काम कर रहे हैं, इस पानी को हम नहीं पिलाएंगे, हम साफ सुथरा पानी पिलाएंगे, यमुना के पानी को हम साफ करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जो कि ऐतिहासिक जीत कहलाती है, 27 साल सूखे को अपने कमल खिलाकर खत्म कर पाई है। लेकिन वही 3 बार सत्ता में रहे अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से जनता ने शिकस्त दी है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी संजीव जी, क्या उनका कहना है जानते हैं उनसे। देखिए, सीधे तौर पर हम बात कर ले अगर अंशु कि बीजेपी को कैसे जीत मिली है, ये सबसे बड़ा लोगों के मन में मतलब कि सवाल चल रहा है कि आखिरकार बीजेपी कैसे जीत गई, है ना। 8 सीट से सीधे तौर पर अब 48 सीटों का जो मतलब कि कहले की फैसला कैसे उन्होंने कर लिया, है ना। 40 सीटों की बढ़ोतरी कैसे बीजेपी के अंदर हो गई। तो सीधे तौर पर आप देखिएगा अंशु, तो बीजेपी ने काफी मेहनत किया है। 2024 का जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुई, तब से ही बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, वो लगातार मतलब कि ग्राउंड पर जाकर के घर घर जाकर के लोगों से मिलने का काम, झुग्गी बस्तियों में जाकर के लोगों से मिलने का काम, दलित बस्तियों में जाकर के लोगों से मिलने का काम, हर एक क्षेत्र में बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जाने का काम लगातार कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल के अंदर जो खामियां थी, जो उनके सरकार पर जो लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे थे, उन तमाम आरोपों को लेकर के लोगों के बीच जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता लगातार हमलावर होते हुए दिख रहे थे। लोगों से बता रहे थे कि आम आदमी बन करके तो ये आए थे, लेकिन अब पहली वाली बातें इनके सरकार के अंदर नहीं रही, जिसका सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिला है। बीजेपी ने लगातार 2-3 चीजों को लेकर के केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। एक तो अरविंद केजरीवाल का लगातार कहा जा रहा था कि जो सरकारी आवास में जिसमें रहते थे, उस आवास को बनाने में शीश महल करार दे दिया था बीजेपी ने। उस शीश महल को बनाने में करोड़ रुपए का मतलब कि सरकारी फंड से लेकर के और उसको निर्माण कराने में आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी कि केजरीवाल ने सीधे तौर पर पानी की तरफ पैसा बहाने का काम किया, जो कि आम आदमी के लिए बेहतर नहीं, है ना। आम आदमी की बात कर रहे थे केजरीवाल की, आम आदमी की तरह मेरी जीवन यापन होती है, लेकिन जिस घर में रहते थे उस घर को उन्होंने शीश महल का रूप दे दिया था। और शीश महल को बनाने में सरकारी खजाने से न जाने कितने करोड़ रुपए का उन्होंने मतलब कि कहले कि बजट लेकर के और बनाने का काम किया जिस घर में वो रहते थे। शराब घोटाला सबसे बड़ा चीज रहा, जिस घोटाले को लेकर के, जिस आरोप को लेकर के, जिस भ्रष्टाचार में खुद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, है ना, मनीष सिसोदिया, इन तमाम नेताओं को जेल भी जाना पड़ा, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी के नेता लोगों से मिलते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाते थे और बोलते थे कि अब यह सरकार जो है भ्रष्टाचार की सरकार बन गई है, इसलिए अब इस सरकार को हटाने का काम करना है। हालांकि बीजेपी को 2024 से ही लोगों ने मूड बना लिया था कि अब बीजेपी को ही सत्ता में लाना है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा है उसको आप देखिए अंशु, तो सीधे तौर पर दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती है और 7 सीट पर पूर्ण रूप से बीजेपी ने मतलब कि काफी मतों के अंतर से जीतने का काम किया था। उस समय ही बीजेपी के नेताओं को भी, बहुत सारे लोगों को भी लग गया था, एहसास हो गया था कि नहीं, 2025 का जो चुनाव होने वाला है राज्य में, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें बीजेपी को पूर्ण रूप से हमें बहुमत देनी है, पूर्ण रूप से वोटिंग करनी है और बीजेपी को यहाँ पर सरकार में लाना है। क्योंकि केजरीवाल की जो सरकार है, जिस पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, शराब मामले हो या फिर अन्य मामले हो, इस सभी चीजों को लेकर के लोगों ने मूड बना लिया था कि बीजेपी को ही वोटिंग करना है।
सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी ने भजाने का काम किया, फैक्टर बनाने का काम किया। हो रहा यमुना का पानी और गंदी पानी की सप्लाई, तमाम जो मुहल्ला थे, तमाम जो झुग्गी बस्ती थे, वहां पर लगातार गंदी पानी की सप्लाई हो रही थी, पीने लायक पानी नहीं थी, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी मुद्दा बनाने का काम करती रही और लोगों को बताती रही कि हमारी सरकार यदि आती है, आप लोग यदि सरकार में आने का मौका देते हैं तो जो गंदी पानी केजरीवाल पिलाने का काम कर रहे हैं, इस पानी को हम नहीं पिलाएंगे, हम साफ सुथरा पानी पिलाएंगे, यमुना के पानी को हम साफ करेंगे। इन 3-4 मुद्दों को लेकर के लगातार केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर रही है और इन 3-4 मुद्दों को लेकर के बीजेपी सत्ता में हम कह ले कि 27 वर्षों के बाद वापसी की है। अंशु, जिस तरीके से आपने कहा संजीव की 27 साल बाद सत्ता में बीजेपी वापस आई है, क्या वो राज रहे बीजेपी की कैसे कमल खिलाने में कामयाब रह पाई? वो यमुना का माफ कीजिएगा, यमुना का पानी कह लीजिए साफ करवाना हो, या फिर ऐसा क्या कि कीचड़ में कमल कैसे बीजेपी खिलाने में कामयाब रही? ये राज आखिर क्या है? देखिए, पूर्वांचलियों का जो वोट बैंक है ना, वो सीधे तौर पर बीजेपी को मिली है और पूर्वांचल से मतलब आने वाले लोग दिल्ली के हर एक क्षेत्र में है, हर एक विधानसभा में पूर्वांचल से आने वाले लोग वहां के वोटर्स हैं। साथ ही साथ पूर्वांचलियों का जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर इस बार बीजेपी को ही ट्रांसफर हुई है। अगर हम बात कर ले पूर्वांचलियों का क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र पर जो पूर्वांचल से आने वाले लोग प्रभाव रखते हैं, लगभग 8 से 10 ऐसे सीट है जिस पर पूर्वांचलियों का दबदबा है और पूर्वांचलियों से आने वाले मतलब कि जो पूर्वांचल से आने वाले लोग हैं वो तय कर पाते हैं कि सीट पर किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को हमें जितानी है। और पूर्वांचलियों में काफी दिल्ली में एकता है, वो लोग जब तय कर लेते हैं कि इस पार्टी को ही वोट करना तो सभी लोग उसी पार्टी को वोट करते हैं। सीधे तौर पर इस बार जो भी पूर्वांचल से वहां पर वोटर्स हैं उन लोगों ने तय कर दिया था कि नहीं, हमें बीजेपी को ही वोट करना है। और इस बार का जो चुनाव परिणाम है आप देख लीजिए अंशु, उसमें सीधे तौर पर हर एक पूर्वांचलियों से जुड़े हुए जो भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर सीधे तौर पर बीजेपी की जीत हुई है। यह दिखाता है कि पूर्वांचल से जुड़े हुए लोगों ने सीधे तौर पर बीजेपी को वोट करना है। साथ ही साथ आपने कहा कि कीचड़ में कैसे उन्होंने कमल खिलाने का काम कर दिया। तो देखिए, बीजेपी को हर एक राज्य में या फिर लोकसभा की जब चुनाव होती है केंद्र के लिए, तो बीजेपी के पीछे एक सबसे बड़ी संस्थान, एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वो आरएसएस है ना। आरएसएस से हर एक राज्य में जाकर बीजेपी के लिए मतलब कि डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिल करके बीजेपी को मजबूती प्रदान करने का काम करती है, चाहे वो देश का चुनाव हो, राष्ट्रीय चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो। लगभग 1 साल पहले से ही आरएसएस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस संगठन से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं, उनके लगातार दिल्ली चुनाव के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी के बैकग्राउंड में जाकर के उन्होंने बीजेपी पार्टी को कैसे मजबूत करनी है, कैसे लोगों को जोड़ना है और केजरीवाल के ऊपर लगे हुए आरोपों को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, एक काम आरएसएस से जुड़े हुए तमाम इस संगठन से जुड़े हुए सदस्यों ने, लोगों ने करने का काम किया है। तो आरएसएस का काफी मदद रहा इस चुनाव में और आरएसएस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी कहले की काफी बड़ा योगदान रहा है बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत से दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए। जी, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत कह लीजिए, पूर्ण बहुमत से वापसी। और दूसरी ओर कहां 62 सीट अरविंद केजरीवाल 22 पे कैसे सिमट गए और शिकस्त भी मिली भयंकर अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार हमने बताया है ना कि शराब घोटाले को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार घिरे हुए थे और अरविंद केजरीवाल के पास से बोलने का इस पर कोई भी एक सटीक मतलब की लाइन भी उनके पास नहीं आती थी कि हम क्या जवाब दें। भले ही गोल मटोल करके भाजपा पर वह आरोप लगा देते थे कि हमारे सरकार को चलने नहीं दे रही है केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, और भाजपा के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो इस सरकार को चलने देने में कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं, है ना, समस्या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अलावा केजरीवाल की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती थी। और उसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल के 7 विधायक जो जीते हुए थे, 7 विधायकों ने केजरीवाल का साथ छोड़कर के दूसरे पार्टी में जाकर के शामिल हो गए। तो एक सबसे बड़ा झटका केजरीवाल को ही लग गया। केजरीवाल के 7 विधायकों के छोड़ने के अलावा 2 मंत्री ऐसे भी रहे जो सरकार में रहते हुए इस्तीफा देने का काम करके दूसरे पार्टी में चले गए, है ना। तो इन सभी चीजों को लेकर के दिल्ली की जनता को लग रहा था कि जब इनके विधायक ही अपने नहीं हैं, जब इनके मंत्री ही अपने नहीं हैं, यानी कि उन लोगों को एहसास हो गया है कि केजरीवाल सच में भ्रष्टाचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। यही कारण रहा कि तमाम उनके 7 विधायक, 2 मंत्री इस्तीफा देकर के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए। ये भी सबसे बड़ा नकारात्मक फैक्टर केजरीवाल के साथ जुड़ गया और लोगों को यह लगने लगा कि नहीं भाई, भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल संलिप्त है, इसलिए इनको मौका नहीं देनी चाहिए।
लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे, इस चीज को भुनाने में भी जुटे हुए थे। तो लोगों के मतलब कि माइंड में लगातार डाला जा रहा था कि नहीं, अब भ्रष्टाचार की सरकार बन गई है। तो केजरीवाल के लिए उनके अपने ही विधायक, उनके अपने ही मंत्री, उनके अपने ही साथ रहने वाले जो सहयोगी सबसे बड़े नेता थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और जैन साहब, इन लोगों ने ही उनकी मुश्किलें खड़ी कर दी और इस भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्तता में इनका भी नाम आ गया। इन 3-4 नेताओं को जेल भी जाना पड़ा, जिससे लोगों को और यह मजबूती के साथ विश्वास हो गया कि नहीं भाई, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इनको मौका फिर से देना गलत है, बीजेपी को ही मौका देना चाहिए। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी इस बार के चुनाव में लगातार जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे, जितने भी उनके मजबूत उम्मीदवार थे, तो मजबूत उम्मीदवार देने का काम बीजेपी ने इस बार किया और मजबूत उम्मीदवार देने का नतीजा रहा कि 48 सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की गद्दी पर अब बीजेपी बैठने जा रही है। जी संजीव, आप मीडिया में काफी टाइम से हैं, आप काफी सीनियर हैं। आपको क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया का हारना भी क्या उनके एक जेल जाने की छवि की दृष्टि से भी देखा गया है? उनका हार का आखिर वो कारण क्या रहा? देखिए, जेल जाना और भ्रष्टाचार के आरोपों में नाम आ जाना, है ना, किसी भी नेता के लिए छोटी चीज नहीं होती है। और नेता की छोड़िए, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जनता को यह लगने लगता है कि यह आदमी गलत है, इसको फिर से जिताना बेहतर नहीं होगा। उस समय लोग पार्टी नहीं देखती है, उस समय लोग लगता है उस व्यक्ति की छवि देखने की, इस व्यक्ति को जिताना बेहतर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये भ्रष्टाचार के आरोप में उनका नाम आ चुका है, जेल भी जा चुके हैं। तो ये व्यक्ति कभी भी फिर जेल जा सकता है, बेल लेकर के बाहर है ना, फिर तो जेल जा सकते हैं। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र की विकास कैसे कर पाएंगे, है ना, क्षेत्र की जनता की समस्या कौन सुनेगा? ऐसे नेताओं को हम जो जिताने का काम फिर से अगर कर देते हैं, ये तो फिर से जेल जाएंगे क्योंकि बेल पर है ना, ट्रायल चल रही है। तो जब जेल चले जाएंगे तो फिर हमारी समस्या कौन सुनेगी? तो ऐसे नेताओं को जिताने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाली है और यही काम उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने किया और उनको हराने में कह ले कि और बीजेपी को उम्मीदवार को जिताने में उन लोगों ने पूर्ण रूप से मदद भी की और बीजेपी को वोटिंग भी किया। हमसे जी, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी को मदद की और पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापस लाई, क्या लग रहा है बीजेपी के अब वो चेहरे कौन होंगे? सीएम पद के लिए कौन दावेदार होंगे? देखिए, बीजेपी में कई बड़े नामों की लगातार चर्चा चल रही है। लगातार देश की जनता, दिल्ली की जनता के मन में यह सवाल तैर रहा है कि आखिरकार अब मतलब कि पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता बीजेपी संभालने जा रही है, तो आखिरकार किसको मौका देगी, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी? 3-4 महिलाओं में से भी नाम चल रहा है, 3-4 पुरुष नेताओं में से भी नाम चल रहा है। अगर महिलाओं की हम बात कर ले तो बीजेपी की तरफ से मीनाक्षी लेखी का नाम चल रहा है, बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है ना, बड़ा चेहरा थी, दिल्ली की अंतिम बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रही थी सुषमा स्वराज, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज है, उनका भी नाम चल रहा है। साथ ही साथ स्मृति ईरानी जो कि एक काफी लोकप्रिय और बड़ा नाम है, इनका भी नाम लगातार चलने लगा है अब कि हो सकता है कि सीएम के कुर्सी तक स्मृति ईरानी को बीजेपी पहुंचा सकती है। अगर हम पुरुष नेताओं की बात करें तो मनोज तिवारी का नाम चल रहा है, वीरेंद्र सचदेवा का नाम चल रहा है, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका नाम लगातार चल रहा है। प्रवेश वर्मा का भी अब नाम चलने लगा है क्योंकि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर यह साबित कर दिया है कि हम एक मजबूत दावेदार हैं और हमारे पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, तो हमें लोग चाह रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा का भी अब नाम चलने लगा है। हालांकि सबसे ज्यादा दावेदारी जो है, सबसे ज्यादा जो नामों का चर्चा है, जिस नाम की चर्चा लोग लगातार कर रहे हैं, वो 2 ही नाम है। एक स्मृति ईरानी अगर महिला मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है तो, दूसरे में अगर हम बात कर ले तो जो मनोज तिवारी है, जो पूर्वांचलियों के वोट बैंक को बीजेपी में ट्रांसफर कराने में काफी अहम भूमिका इस बार उन्होंने निभाया है। तो ये 2 बड़े नाम हैं, इन 2 बड़े नामों पर मुहर लगा सकती है बीजेपी। हालांकि अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि बीजेपी एक छोटे से अपने विधायक को भी, जिस विधायक को कोई जानता नहीं है, उस विधायक को भी मौका दे देती है। तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, तमाम जो बीजेपी संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं, इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, विधायक दल का नेता कौन होगा। तमाम जो जीते हुए विधायक हैं वो बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि किसको मौका दी जानी चाहिए। हमसे जी, एक नाम छूट गया है, जैसा कि एक बयान में सामने आया है कि कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के द्वारा जितने भी वोट दिए जाते थे वो सिंधमाड़ी कर ले जाते थे अरविंद केजरीवाल। इस बार एक नाम उभर के सामने आ रहा है अनुसूचित जाति से जो वो चेहरे हैं, दुष्यंत गौतम। क्या लग रहा है उनके बारे में? देखिए, सीधे तौर पर दुष्यंत गौतम की बात कर रहे हैं तो बहुत मतलब कि बड़ा लोकप्रिय चेहरा वो नहीं है
है ना। तो इसलिए बीजेपी उस पर दाव नहीं खेल सकती। और जहां तक के SC/ST समाज से आने वाले लोगों की जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर कह ले कि हम जो चंद्रशेखर की पार्टी थी उस पार्टी को गई है, क्योंकि उनके पार्टी को भी वोट मिला है जिस विधानसभा से उन्होंने प्रत्याशी उतारने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को भी गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सोचेगी, बीजेपी चाहेगी कि एक बड़ा चेहरा हम देने का काम करें, जो कि आने वाले चुनाव में भी या फिर दूसरे राज्य में भी उस चेहरा को हम भजाने में सफल हो सके। अंशु जी संजीव, क्या लग रहा है कि अब बिहार में क्या देखने को मिलेगा, इसका परिणाम क्या रहेगा? दिल्ली में कमल खिला, अब बिहार में क्या परिणाम इसका सामने उभर के आएगा? सीधे तौर पर अंशु, दिल्ली चुनाव का जो नतीजा रहा है, उस जो परिणाम सामने निकल करके आए हैं, उसका कहीं ना कहीं असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा। और तमाम जो बीजेपी के जो नेता, तमाम जो पार्टी से जुड़े हुए जो बिहार के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा फिर से मतलब कि जनरेट होने का फिर से एक मौका मिल गया है, एक ऊर्जावान हो गए हैं। कह ले कि सक्रियता बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके अंदर फिर से एक सकारात्मक सोच आ गई है कि बीजेपी में हमने वापसी कर ली है ना। तो जीत का जो हौसला है वो बुलंद दिख रहा है। और दिल्ली चुनाव का सीधे तौर पर असर बिहार चुनाव में पड़ेगा। और दिल्ली चुनाव में जो वोट प्रतिशत जो आया है बीजेपी को, और जो लगातार वहां के जो नेता, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से धरातल स्तर पर मेहनत किए, जिस तरीके से लगातार मेहनत करते आए, जिसका परिणाम आज सबके समक्ष है, तो उन तमाम नेताओं से अब बीजेपी के जो बिहार की जो टीम है, जो बिहार प्रदेश के जो भी कार्यकर्ता और नेता हैं, वो सीख लेंगे और फिर से ऊर्जावान होकर के काम करने का कोशिश करेंगे। और बिहार के लोग भी सोच रहे हैं कि चलिए भाई, केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बिहार में भी बनानी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते रहते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार बनाते हैं आप लोग किसी भी राज्य में, तो उस राज्य की विकास जो है, विकास की जो रफ्तार है उसमें तेजी लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और उस राज्य के विकास की जो रफ्तार है उसमें 2 गुनी 3 गुनी पहले के तुलना में ला करके हम दिखाने का काम करेंगे। तो इसलिए बिहार के लोगों को भी अब लगेगा कि चलिए भाई, अब बिहार ही बचा हुआ है चुनाव में, तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। जी संजीव, जिस तरीके से कांग्रेस को भी शिकस्त मिली है, एक भी खाता नहीं खोल पाए, 70 साल पुरानी पार्टी और एक भी सीट नहीं जीती, इस पे भी सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। क्या लग रहा है बिहार में कुछ कांग्रेस का होने वाला है? देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ तेजस्वी यानी आरजेडी और भाकपा माले के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। रही बात दिल्ली चुनाव की, तो एक भी सीट नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की। सबसे बड़ा वजह रहा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए थी, हर एक विधानसभा सीट पर जाकर प्रचार करनी चाहिए थी, वो काम न राहुल गांधी कर पाए, न ही उनके पार्टी के तमाम बड़े नेता कर पाए। तो जो मेहनत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे थे, उस तरह से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में सक्रियता देखने को नहीं मिल रही थी हमको, जिसका चुनावी परिणाम रहा कि एक भी सीट कांग्रेस नहीं निकाल पाई। हालांकि 2020 के मुकाबले अगर हम बात कर ले वोट प्रतिशत की, तो सीधे 1.5 गुना बढ़ोतरी जरूर हुई है। 4 पॉइंट समथिंग के आसपास दिल्ली चुनाव में 2020 में कांग्रेस पार्टी को वोट प्राप्त हुई थी। इस बार का अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें कांग्रेस पार्टी को, तो लगभग 6.60 के ऊपर ही है ना। तो सीधे 1.5 बढ़ोतरी जरूर हुई है राहुल गांधी के नेतृत्व में। हालांकि इसे बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं कही जाएगी, लेकिन हाँ, 2020 के मुकाबले कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें बढ़ोतरी जरूर आई है। कांग्रेस पार्टी भले ही एक सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन केजरीवाल के जो तमाम जो विधायक हैं उनको हराने में जरूर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज था सिर्फ 1200, 1500, 2500 के आसपास ही बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेता हारे हुए हैं, विधायक प्रत्याशी हारे हुए हैं, और वो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर हुआ है। अगर केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी वहां मिलकर के अगर चुनाव लड़ी होती, तो शायद चुनाव परिणाम आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में होता। हमसे जी, तो जदयू की बात की जाए तो बड़ी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए जदयू के कई कार्यकर्ता, बहुत उनमें एक उमंग भी देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं कि हमारे सहयोगी पार्टी जीत दर्ज किए, उसी तरीके से हम बिहार में भी साथ मिलकर जीत दर्ज करेंगे। तो क्या लग रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है या फिर नीतीश साइड हो जाएंगे? नहीं, नीतीश साइड कैसे हो जाएंगे? नीतीश कुमार के पार्टी के तो तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है ना कि 2025 का जो बिहार में जो चुनाव होने वाला है, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीएम फेस कौन होगा भाई? तो जेडीयू के नेता लगातार कर रहे हैं सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, है ना, दूसरा कोई सीएम फेस है ही नहीं। तो जेडीयू पार्टी उत्साहित तो पहले से है,
और साथ ही साथ जो दिल्ली चुनाव में जो परिणाम आए हैं, जो चुनावी नतीजे आए हैं, इसको लेकर के सीधे तौर पर जब गठबंधन के साथ ही है जेडीयू पार्टी, तो उत्साहित होना स्वाभाविक सी बात है। साथ ही साथ बिहार की बात है तो बिहार में जेडीयू पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, भाजपा भी काफी मजबूत स्थिति में है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम में भी दिख गया है ना। तो जेडीयू पार्टी गठबंधन के साथ ही है और फिलहाल मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं और लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो आखिरी सवाल ये है संजीव जी कि जिस तरीके से खुशी का ये दिखावा है या सचमुच ये खुशी जाहिर की जा रही है जदयू की ओर से, क्या लग रहा है कि कभी ये खटपट की खबर आती है, कभी कहते हैं अकेले लड़ेंगे, कभी आरजेडी में जाएंगे, तो आरजेडी और कांग्रेस बड़ी मायूस नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कुछ 2025 में अलग किसका यहाँ पे कहे तो वो सीट मिल पाएंगे, कौन अपना दाव आजमाएंगे, बिहार में किसको मिलेगी इनकी सत्ता? देखिए हम सीधे तौर पर बिहार की राजनीति सभी राज्यों से हट करके यहाँ के लोग राजनीति करते हैं और सभी राज्यों से हट करके यहाँ के नेता भी काम करते हैं और जो वोटर्स होते हैं पूरे देश में बिहार के जो वोटर्स होते हैं उनको सबसे तेज और चतुर चालाक माना जाता है। तो बिहार की राजनीति को समझना काफी दुर्लभ हो जाती है बड़े बड़े नेताओं के लिए, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर जाति को देख करके वोट करते हैं, है ना। अपने समाज के नेता को चुनते हैं, खास करके देखते हैं कि हमारी जाति का नेता कौन है, हमारी जाति की पार्टी कौन सी है। इन तमाम पहलुओं में बिहार की राजनीति उलझ जाती है। रही बात कांग्रेस और तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, महिला संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी यात्रा पर पिछले दिन निकले हुए थे, लगातार लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं और देखिए उनका मेहनत कितना रंग ला पाता है या तो चुनाव के बाद पता चलेगा। जहां तक बात है जेडीयू पार्टी की खुशी की, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कहीं हो सकता है अंदर से दुख तो हो और ऊपर से खुशी दिखा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि बीजेपी वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई है, तो बीजेपी के तमाम नेताओं को यह पता है कि बीजेपी के पक्ष में देश की जनता है और बीजेपी के पक्ष में बिहार के लोग भी, अब दिल्ली से माहौल बनेगा तो बिहार के लोग भी रहेंगे। तो जब सीट बंटवारे की जो बात होगी तो उसमें बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके अधिक सीटों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहेंगे। गठबंधन में जब सीट बंटवारे की बात होगी तो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो चाहेंगे कि सबसे अधिक सीट हमें ही गठबंधन में मिले। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, हमेशा बराबर का आंकड़ा रहा है और बराबर सीटों पर लड़ने की बात जेडीयू पार्टी भी करते आई है। अब देखिए 2025 में इसी साल चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले क्या कुछ होते हैं।